नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लाइव इंटरव्यू। और लाइव इंटरव्यू में आज हमारे खास मेहमान हैं तुषार शुक्ला जी, जो राष्ट्रीय धर्म प्रचारक हैं हिंदू समन्वय समिति के, और साथ ही संस्थापक और अध्यक्ष हैं कविता फाउंडेशन के। बहुत बहुत स्वागत है तुषार आपका। धन्यवाद भाई साहब। जय श्री राम, हर हर महादेव। जी, तुषार, हमारे दर्शकों को बताइए कि आपको जो समाज कार्यों की जो सेवा है वो आप कब से कर रहे हैं, आपकी एजुकेशन क्या है और कहाँ से हैं आप, और कब से ये फाउंडेशन आपका चल रहा है, और बाकी संगठनों में कब से आप कार्यरत हैं। जी, पहली बात तो ये है कि मैंने बचपन से मैं ज्यादा पढ़ा नहीं हूँ, मैं 12th पास आउट हूँ। और मैंने पॉलिटिक्स क्योंकि जो आजकल समाज में बुराइयां फैली हुई हैं, जिस तरीके से लोग मानवताओं को पीछे कर रहे हैं और जिस तरीके से लोग अपने समाज को निचले स्तर तक गिरा रहे हैं, उसको लेकर मैंने कविता फाउंडेशन चलाया हुआ है। फिर उसके बाद मैं संगठन में आया हूँ। हर कोई आगे बनता है, हर कोई टीचर बनता है, हर कोई डॉक्टर बनता है। मैं डॉक्टर ना बनना, जो राज्य के देश की सेवा कर रहे हैं वही काम IAS। पहली बात तो मैं आर्मी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जवान फैमिली से। मैं वही काम देश के लिए करना चाहता हूँ। जी, किन क्षेत्रों में आपको मतलब लगाव कहाँ से हुआ, कैसे आपको लगाव हो गया कि हमें भी समाज सेवा जो है करनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे तमाम लोग हैं जो कोई ना कोई करियर चुनते हैं, कोई किसी लाइन को चुनता है, कोई राजनीति में जाता है। जी, सबसे बड़ा क्षेत्र तो आपको मालूम है कानपुर नगरी का है। सबसे बड़ा क्षेत्र जो योग नगरी आता है हमारे कानपुर महानगर। कानपुर नगर में जो ऐसी कुछ गलियां हैं, कुछ क्षेत्र में जहाँ अभी भी जो शिक्षा को लेकर अभी हमारा कानपुर महानगर पीछे है। दादानगर बस्ती आ जाती है, बहुत सी ऐसी बस्तियां हैं जहाँ पे सिर्फ धोखाधड़ी और राजहित को लेकर यहाँ के जो युवा है कानपुर महानगर के, वो भी भटक रहे हैं। जी, उनको करने का आने कार उनको देख के मैंने अपना भाव किया कि जाना है। सबसे बड़ी कमी क्या देखते हैं समाज में? किन चीजों में बदलाव होना चाहिए? यूथ कैसे बदलेगा? क्योंकि यूथ तो आजकल नशे में खोता जा रहा है, यूथ आजकल मोबाइल में खोता जा रहा है, यूथ आजकल जो है उन चीजों में खोता जा रहा है। कहीं लड़ाई चल रही है, कहीं संगठन मिल के लड़ रहे हैं, राजनीति का शिकार हो रहा है यूथ। तो कैसे हो पाएगा एक दूसरे का भला? वो तो तभी हो पाएगा जब हमारा जो है फ्यूचर सेफ हो, सुरक्षित हो। जी, यूथ सबसे बड़ी बात, जिम्मेदारी हमारे यूथ की है। उनको जो नशापत्ती कर रहे हैं उनको तो हम सुधारें ना, उनके पेरेंट्स सुधारें उनको। अगर माता पिता ने आजकल फोन दे दिया है, इंस्टाग्राम से फेसबुक स्टोरी के लिए, और उनको ये नहीं दिखाया कि फोन के माध्यम से भी हम कर सकते हैं, इस फोन के माध्यम से भी कुछ हम अच्छा कर सकते हैं। अगर मेरे पास चार्जर मैं चाहता तो मैं बिगड़ सकता था, अपनी लाइफ को आगे ये कर सकता था। मेरी फैमिली ने मुझे हर चीज की फ्रीडम दी है, मगर आज मुझे मालूम है कि मुझे करना क्या नहीं करना है। मुझे मालूम है ना कि अपने जीवन को कैसे लेके जाना है। तो सबसे बड़ी चीज है यूथ को अब समझना पड़ेगा कि अगर आप कर रहे हैं, पहली बात तो संगठन करना, पार्टी वार्ड करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं अपने अंदर, जो आपके अंदर अच्छा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को इतनी छूट दें जितना उनको जो उनका मन है वो उनको करने दें, अगर ये भी ना करने दें कि उनके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट। आज की राजनीति को कैसे देखते हैं? जो आज की राजनीति जो चल रही है, कहीं राहुल गांधी जी यात्राएं निकाल रहे हैं, मोदी जी बड़ी बड़ी जो है अपनी योजनाएं लॉन्च कर रहे हैं, योगी जी भी जो है लगातार लगे हुए हैं, तो बहुत सारी और पार्टियां जो है पैदा हो रही हैं और जो अपने नए नए घोषणाएं कर रही हैं। तो कैसे देखते हैं राजनीति को कि क्या वास्तविक ये राजनीति है क्या जो आज के दौर में चल रही है? इससे आप कितना प्रभावित है और कितना आप, मैं जानना चाहता हूँ कि असंतुष्ट है? जी, तो कि आज जो राजनीति है वो मजाक। आप वो दिल्ली जा रहे हैं, जो कि क्रांतिकारी, जो भी हमारे क्रांतिकारी थे, जिस तरीके से उन्होंने जिसके संदर्भ कहा जाता था देश में, मगर अगर कोई अच्छा कर रहा है तो मुझे लगता है कि मोदी जी कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश
योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, मगर कुछ लोग आपसी में मरे जा रहे हैं, आपसी में मरे जा रहे हैं। ये राजतंत्र आगे नहीं चल पाएगा, ना पीछे रहेगा। इसके लिए ना कोई राजनाथ सिंह बनेगा, ना कोई सुभाष। इसके लिए हमें एक दूसरे को जागना पड़ेगा। जाके एक एरिया में सरदार भगत सिंह होंगे, महात्मा गांधी जी होंगे, उन्होंने अहिंसावादी का, आज भी गांधी जी को गाली देते हैं, अरे उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने भारत सर्वोच्च अगर नेता के नाम पर महात्मा गांधी जी, उन्होंने संघर्ष करना, जीवन में लड़ना और जीवन में किस तरीके से शैली पे लाना कार्य करना सिखाया है। उसमें हम जो आज के दौर में लोग, बहुत सारे लोग क्रांतिकारियों को जो गाली देते रहते हैं, जो क्रांतिकारियों को सिखाते हैं कि आपको ऐसे नहीं ऐसे लड़ना चाहिए था, कैसे देखते हो कि क्रांतिकारियों पर कोई टिप्पणी होनी चाहिए क्या? उन्होंने उस समय में गलतियां की, क्या किया, कम से कम किया तो। और जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं, उनके परिवारों ने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं और उस तरीके से क्या लड़ पाए क्या? जो लोग ये कहते हैं कि क्रांतिकारी ने माफी मांगी, किसी क्रांतिकारी ने ये किया, वो फांसी नहीं चढ़ा तो वो क्रांतिकारी नहीं है। आप क्या कैसे देखते हो कि जो क्रांतिकारी फांसी नहीं चढ़ा, कैसा सवाल है बेतुका? मतलब जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं, जो लोग ये फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, वो अपने पिताजी के पिताजी से भी पूछ सकते हैं, और या तो खुद के पिताजी से भी पूछ सकते हैं कि आपके पिताजी उस युद्ध मैदान में क्यों लड़ने नहीं गए भाई? आज आप सवाल उठा रहे हैं तो अपने परिवार का भी तो उन लोगों को बैकग्राउंड देख लेना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि जिन्होंने स्वप्न में भी आजादी का सपना देखा होगा, वो भी हमारे क्रांतिकारी ही थे, जिन्होंने सोचा तक होगा कि हमारा देश आजाद होना चाहिए, हम स्वतंत्र होने चाहिए, हम परतंत्रता जो है इसके अधीन हम नहीं रह पाएंगे, हमें गुलामी स्वीकार ही नहीं है। जी, पहली बात तो ये कि जो ये कहते हैं क्रांतिकारियों ने क्या किया, तो मैं उनसे एक चीज कहना चाहूंगा, बहुत छोटा सिंपल सा चीज है। एक भारत देश का सिपाही, एक भारत देश का जवान, मैं तुम लोग को एक दिन की सैलरी देता हूँ, एक दिन जाकर बॉर्डर में खड़े होकर दिखा। और सबसे बड़ी बात, अरे कुछ नहीं कर सकते हो ना, तो एक ट्रैफिक सिपाही जो ऑन ड्यूटी पानी बनाता है, सब कुछ करता है, उसके साथ एक घंटे ड्यूटी करके दिखा दो, तुम्हारी एक दिन की सैलरी मैं दूंगा, तब जाकर तुम किसी क्रांतिकारी काम करते। आज क्रांतिकारियों ने करके चले गए हैं, मैं उनकी महानता मानता हूँ। आज मैं कहना नहीं कि मैं आर्मी पुत्र का बेटा हूँ, कि मेरे पिताजी आज बॉर्डर में लड़ाई करते हैं, मुझे गर्व होता है कि मैं अपने पिताजी का बेटा हूँ, मैं अपने बचपन का बेटा हूँ, मैं बिलोंग करता हूँ। और जो ये बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं फेसबुक में, इंस्टाग्राम में कर देते हैं, गाली बकते, उनसे बड़ा मकसद, उनसे बड़ा चीजें मैंने आज तक दुनिया में देखी। बोलने से कुछ नहीं होता, करके दिखाओ ना हमें। सबसे बड़ी बात थी, आप किसी ड्यूटी ऑन ऑफिसर गाली बकते हो कि अरे आज ड्यूटी करना, अगेंस्ट करना, उनके साथ कंधा मिला के ड्यूटी करके दिखाओ ना। अरे आर्मी के सिपाही ने कमांडो के साथ, और सबसे बड़ी बात, लेकिन इस देश में तो लोग आर्मी को भी नहीं छोड़ते ना, आर्मी के ऊपर भी सवाल उठाने से बिल्कुल हिचकते नहीं, और ये कहते हैं कि आप हमें जो है सबूत दीजिए, आपने ऐसा अगर काम किया है, दुश्मन को मारा है तो मुझे वीडियो दीजिए। उस समय वीडियो आर्मी वाला बनाए या गोली चलाए, समझ में नहीं आता है कि ये लोग क्या चाहते हैं, इनका क्या मकसद होता है, क्यों आहत करते हैं हर बार। जी, ये वही लोग करते हैं। किसान का बेटा और एक जो छोटी फैमिली को बिलोंग करता है, वही जाके एक आर्मी ऑफिसर IAS बनता है। कभी आपने बेटा, एक बड़े पॉलिटिक्स का बेटा अपने आगे आइकॉन लगाता है, कभी आर्मी नहीं बना है, क्योंकि उनको फ्री में मिली हुई है। जो मेहनत करना जानता है, जो लड़ना जानता है, वो होते हैं जो लड़ाई करते हैं। मैं नमन करता हूँ हमारे आर्मी जवानों को, हमारे पुत्रों को, जिन्होंने उन माताओं को नमन करता जिन्होंने ऐसे वीर पुत्र पैदा किए। जी, बड़ी बड़ी बातें राजनीति जब भी होती है, राजनीति जब भी होती है तो शुरुआत भी सेना से होती है, और ऐसी जगह पर दुखती रग पर हाथ रखा जाता है जिससे पूरा देश जो है बिलबिला उठे। थोड़ा सा उनको ये फर्क ही नहीं पड़ता कि हम कौन सी चीज बोल रहे हैं, चाहे करोड़ों लोगों की आस्थाओं को ठेस पहुंचे या भावनाओं को ठेस पहुंचे, उन्हें सिर्फ बोलने से मतलब है कि हम अधिक से अधिक मीडिया कवरेज का हिस्सा बने, हम अधिक से अधिक हमें मीडिया चलाए,
और आप कैसे देखते हैं कि क्या ऐसे लोग जब बयानबाजी करते हैं तो ऐसे लोगों को मीडिया को दिखाना चाहिए? मुझे नहीं लगता है कि ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए, उनकी तो कोई कवरेज सही भी हो उसको भी बैन कर देना चाहिए कि हम चलाएंगे ही नहीं। जो देश के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ और जातियों के खिलाफ बोले उस व्यक्ति पर क्या बैन नहीं लग जाना चाहिए? क्या मीडिया में भी ऐसी चीजें होनी चाहिए या नहीं? आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मीडिया में जितना अधिक चलेगा उतना अधिक वो व्यक्ति तो पॉपुलर होगा, उसकी तो लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आएंगे, लेकिन उसकी वजह से जो करोड़ों लोगों को ठेस पहुंचती है उसको कैसे देखते हैं आप? जी। पहली बात तो ये जो ये लोग ये कहते हैं ना कि सुरक्षा की बात आती है, अरे हम्म, जितने भी नेतागण हैं उनको जो प्रोटोकॉल सुरक्षा मिली है ना, वो भी जो मीडिया के बहुत बड़े लीडर हैं उनको भी तो सुरक्षा मिली ना, हमारे देश के जवानों ने दी, हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों ने दी है। अरे हटा लो, फिर आप बताओ क्यों नहीं हुआ उनका प्रोटोकॉल, क्यों नहीं हुआ उनकी चीजें। और पहली बात तो जो जैसे कहा गया है मीडिया चौथी स्तंभ है, मैं हमारे पत्रकार भाई कहना चाहता हूँ वही दिखाओ जो असलियत है। हम्म, पत्रकारिता का मजाक ना बना, क्योंकि आज के टाइम सच में देखा गया है तो लोगों की विश्वास भी पत्रकार भाइयों से खत्म हो चुकी है। जी। कोई कहता है कि भारतीय जनता पार्टी चैनल है, कोई कहता है हिंदुस्तान चैनल है। अरे ये क्यों नहीं गए तो ये चैनल भारत राष्ट्र का है, ये जय हिंद का चैनल है, ये राष्ट्र का चैनल है, जी। ये मानवता का चैनल है। ये मैं हमें हमेशा और आपको पत्रकारिता हो या फिर पत्रकार हो या फिर राजनेता हो, इस देश का यूथ हो, महिलाएं हो, सभी को कम से कम अपनी योग्यता भी देखनी चाहिए। देश के स्वाभिमान के लिए सबसे पहले लड़ना चाहिए, देश के साथ सबसे पहले खड़े होना चाहिए। जो अच्छे और सच्चे लोग हैं उनका साथ सदैव देना चाहिए। इस देश को ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम गलत चीजों में जाएंगे तो हमारे बच्चे भी वही करेंगे, वही सीखेंगे और देश डूबेगा। हमने देखा है कि कोविड के दौरान वो देश बहुत ही खत्म हो गए जहां बोला जाता था कि नहीं, मंदिर, मस्जिद और ये चीजें जहां होती हैं वहां तो ये जो है हॉस्पिटल नहीं है, तो वहां तो हॉस्पिटल ही थे। लेकिन फिर भी हमने देखा कि इटली जैसे देश में एक तरफ से जो मौतें हुए, चाइना जैसे देश में जहां वामपंथी सरकार है, जहां मंदिर या मस्जिद में जाने पर बैन है, वहां कंप्लीट पैसा पहले देना पड़ता है, उसके बाद ही आप घुस सकते हैं। चाइना के वुहान का क्या हाल हुआ? तो धर्म से लोग जहां तक टूट रहे हैं, इस धर्म को कैसे आप देखते हैं? जी। मैं आपको एक बात बताऊं, छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। हम्म। अभी मैं उनके साथ काम भी कर रहा हूँ, उनके नहीं, जो साथ एक हिंदू मुस्लिम चलता है, कोई 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है, उस पर ऑब्जेक्शन करने के बजाय या उस पर कोई सवाल करने के बजाय आप क्यों नहीं आरती दिन में 3 टाइम पढ़ते हो? भाई आपको किसने रोका है? आप श्रीमद् भागवत गीता अपने साथ में क्यों नहीं रखते हो? कितने हिंदू रखते हैं जो दूसरों पर तो शाम को रजाई में मुंह डाल करके जो है धड़ाधड़ टाइप जो करते हैं, ये जो टाइपिंग होती है। मैं इतना जानना चाहता हूँ कि ये जो अंगूठा है, अगर काश वो एकलव्य की जगह द्रोणाचार्य ने इन लोगों के भी मांग लिए होते तो इनका क्या हाल होता? तो वजह वही है कि वो जो ये करते हैं, कितना आप सहमत हैं कि जो मंदिर नहा करके नहीं जाते हैं? अभी ठंडी चल रही है और ठंडी के मौसम में जो लोग अभी खुद ही नहीं नहा पा रहे होंगे, ऐसे लोग जब ज्ञान बांटते हैं तो कैसा लगता है कि ये आकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फिर मंदिर पर बहुत बड़ी बड़ी टिप्पणियां और पोस्ट जो है करते हैं, जिनको शायद मंदिर का मां नहीं बताया, कभी मंदिर जाते नहीं, घंटी बजाए हुए इनको सालों गुजर जाते हैं और कहीं इनका कोई योगदान नहीं होता। ये लोग जब ये जो टाइपिंग करते हैं तो पता लगे कि पिताजी तो मजदूरी कर रहे हैं, वो बेचारे जो है अभी किस्त नहीं चुका पा रहे हैं लोन की, और वहां बेटा लिख रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। तो इस तरीके की जो चीजें चल रही हैं उनको कैसे आप देखते हैं? क्योंकि धर्म और सरकारों को तो कम से कम दूर रहने दिया जाए। जी। मैं एक बात बताऊं, जो आज के लड़कों ने ट्रेन बनाया हुआ है युवाओं ने कि हम्म। ना आगे क्या जाना, नहा तो नहीं जाना, मगर उनको ये मालूम है कि क्या बोलते हैं कि मंदिर का मतलब क्या है, आर्थिक मतलब क्या है। तो ऐसे लोगों के ऊपर तो पहली बात तो कार्रवाई होनी चाहिए हम्म। कि आप कुछ करो, धर्म का मुद्दा ना बनो। हम्म। अरे पढ़ने वाले बच्चों को पहले समाज सनातन धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में पहले जान दो। हम्म। आप मंदिर नहीं जाते हो, कभी हिंदू मुसलमान चीजों को लेकर आप आपत्ति में लड़े जा रहे हो, भाई तुम नहीं जानते हो कि भारतीय नागरिक हैं। हम्म। अरे आप जो हमारा खून काटो वो भी लाल निकलेगा, तो उनको भी काटोगे तो उनका भी लाल निकलेगा, रखते अलग नहीं निकलेगा। और आप हम्म। अपने ट्रेन लड़े जा रहे हैं। आज के हम्म। टाइम ऐसी भाव जगा दिए दूध के आपत्ति में लड़े मरे जा रहे हैं।
हम्म, ये सुधारने की जरूरत अब हम लोग को है, हम जैसे युवाओं को है। हम्म, हम्म, हर चेहरे जी, के अंदर आजाद भगत सिंह, हम्म, हर चेहरे के अंदर सुभाष चंद्र बोस की, हम्म, हर चेहरे के हम्म, अंदर महात्मा गांधी आवश्यक है। तब जाकर हम्म, देश आगे बढ़े, तो देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। ये जी, आराम से सब लोग अपने घर में रात में आएंगे, हाँ 10 बजे ड्यूटी जाए, 10 बजे ड्यूटी बाद 8 बजे घर आ जाएंगे, घर आने पर टीवी देखेंगे, हाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, फिर घर में बैठ जाएंगे। ये अब होने वाला है, इसके अलावा कुछ नहीं होने जी। जो लफ्जियात आजकल चल रहा है उसको लेकर के कैसे आप देखते हैं? क्योंकि लफ्जियात में हम हर महीने हर महीने क्या हर दिन कोई ना कोई बहुत सारी घटनाएं ऐसी आती हैं, और जहां बेटियां खुद सुधर नहीं रही हैं उनको अगर आप रोकिए तो वो स्वतंत्रता के नाम पर जो है, फिर उसके बाद में स्वतंत्रता के नाम पर फिर आगे चल करके 36 टुकड़े भी हो जाते हैं। तो ये जो माता पिता जो पहले अपनी बेटी अगर किसी ऐसे युवक से प्यार करती है जहां उसे नहीं करना चाहिए, समर्थन करती है, वाला। और यहाँ तक कि जो हम ये कहते हैं कि जो अभी एक जिस तरीके से लिव इन रिलेशन जो चला है, शादी से पहले आप रह सकते हो और वो पति पत्नी जैसे संबंध भी स्थापित हो सकते हैं, तमाम चीजें जो आई हैं, उसके बाद हमने देखा है कि समाज में किस तरीके से एक भय भी व्याप्त हुआ और ये घटनाएं हुई। जो परिवार उस समय तो नहीं बोलते हैं जिस समय उनकी बेटियां ऐसा कृत्य करती हैं, और उनको सब मालूम होता है, जैसे बाद में बयान देती हैं कि हमारी बेटी को गुमराह किया गया, ठीक है तो पहले क्यों नहीं बताया? हमारी बेटी को बुर्का पहनाया गया तो पहले क्यों नहीं बताया? हमारी बेटी को मारा पीटा तो पहले क्यों नहीं बताया? सवाल ये भी तो होने चाहिए ना। जो हिंदू संगठन दौड़ पड़ते हैं, उन्होंने कहा हमारी बेटी को मार डाला, मुझे न्याय चाहिए, तो दौड़ पड़ते हैं, क्यों दौड़ो आप? मैं तो ये कहता हूँ क्या उन परिवार परिवार जिम्मेदार हैं या नहीं, और जो जिम्मेदार हैं उनका साथ कैसे दिया जाए? उनको कैसे साथ दे सकते हैं जो लोग दौड़ रहे हैं? अगर टुकड़े हुए तो अपराध हुआ है, उसे अपराध की नजर से देखो ना, फिर हिंदू मुस्लिम उसमें क्यों कैसे दिख जाता है? उस वही परिवार, वही लड़की, अगर आप उनके उस समय आप बीच में बोल दें तो मुझे लगता है कि वो जूते चप्पल के साथ में स्वागत करेंगे इन्हीं हिंदू संगठनों का जो ये दौड़ पड़ते हैं और हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाते हैं। तो जब उन जी परिवारों को तब समझ में नहीं आया, और जब ऐसी जी। घटनाएं हो जाती है उसके बाद में टीवी डिबेट पर बैठ करके ये लोग बताते हैं कि हमारी बेटी के साथ में 3 साल से ऐसा हो रहा था। भाई 3 साल से हो रहा था तब तुम कहाँ थे? मतलब बेटी को मार दिया ना तुमने, खुद ही मारा है, तो पहले बताते। अभी बेटी के मरने के बाद में उसको क्यों इतना बदनाम कर रहे हो? तो आप ऐसे कैसे देखते हैं कि क्या परिवार कुछ हद तक जिम्मेदार जिम्मेदार है या पूरी हद तक जिम्मेदार है? जी। अब पहली बात तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हम्म, सबसे बड़ी गलती बताएं हम्म, उन माता पिताओं की है, जिन माताओं पिताओं ने, माता पिताओं की भी गलती नहीं, गलती उनकी है जिन्होंने सच में इतनी छूट दे दी है कि जो कि हम्म, पूर्णतः तरीके से समझना चाहिए। हमारी गलती है, हम्म, हमारी बहन बेटियों की गलती उनकी है हम्म, जो आज, जो ये लोग ये कहते हैं ना कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती, लड़कियां इस तरीके से हम्म। पहनती, जज करना हमारी बहन बेटियों का काम है, कौन सही है हमारे लिए। नहीं, यही वाली जो छूट आप बता रहे हैं कि संविधान देता है बच्चों को, यही वाली छूट अन्य धर्मों को भी मिलती है, लेकिन वो लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं ना उनके बच्चे। क्या हाँ अपना वाला बच्चा कोई पढ़ता है? क्या हिंदू धर्म का बच्चा कभी आपने देखा है कि सुबह सुबह कोई हनुमान चालीसा पढ़ता हो? 3 साल की उम्र से, 5 साल की उम्र से क्या उसको सिखाया जाता है रामचरितमानस, या कोई चीज उसको बताई जाती है? वो तो बताते हैं ना शुरुआत से। संविधान तो उनके लिए भी है, हिंदुओं के लिए भी है, तो हिंदू कितना ध्यान देता है अपने बच्चों पर? और यही बाद में जो है उनके ऊपर जब ये बोलता है तो कैसे जो है बोल सकता है? मैं तो ये जानना चाहता हूँ। वो 5 वक्त की नमाज क्या 18 साल के होने के बाद में पढ़ते हैं? अरे उनके दिमाग में पहले से डाला जाता है जेहन में कि नहीं आपको पढ़ना है। तो शुरुआत से यही अनुशासन क्या परिवार में नहीं होना चाहिए? ये जी। बच्चों को छूट तो 18 साल के बाद में मिलती है, लेकिन 18 साल तक माँ बाप क्या करते हैं? मैं आपको एक चीज बता दूं कि जी। अभी मैं उन्हीं की आईडी देख रहा हूँ। हम्म, एक आजकल कहते नहीं है कि एक आइकॉन, हम्म, एक ऐसी पुत्री है, एक हम्म, मैं नाम नहीं लूंगा उनका क्योंकि धन धन होता है कि गजब होता है कि ऐसी पुत्री के साथ मैं मिलकर काम कर रहा हूँ। एक हम्म, ऐसी पुत्री है जो अपने पिता को आदर्श मानती है, हम्म, अपने पिता को आदर्श मानती है। और जैसे आप अभी, मैं उनको अभी आपको उनकी आईडी भी दिखाऊंगा, मैं उनकी आईडी हम्म, भी देख रहा हूँ हम्म, कि दूसरी चीज की आप देख सकते हो। ये देखिए, हम्म। ये आप देखो कि उन्होंने अपनी आईडी में क्या लिखा हुआ है। जी। मैं एक मिनट दिखाता हूँ आपको। हाँ, सामने सामने करें आप, मैं देख रहा हूँ जी।
पी न्यूज। आप थोड़ा और कैमरे की तरफ करें, कैमरे की तरफ करें, बिल्कुल साफ दिख रहा है, कैमरे की तरफ करें। जी। हम्म। मैं आपको वो चीज क्लियरिटी दिखाना चाहता हूँ कि आप जी। कहोगे कि हाँ, आजकल के टाइम पे क्या ये चीजें हैं। नहीं, अभी ये देखिए, थोड़ा सा, हाँ, ओके ओके। जी। बिल्कुल। इनका नाम प्रतिमा पांडे, इन्होंने लिखा है अपनी आईडी में कि जी। मेरे मार्गदर्शक मेरे पिताजी हैं। हम्म। जी। तो मैं हमारी देश की बहनों से एक ही चीज कहना चाहूंगा कि हम्म। सच में मैं इनके साथ चीजें करता हूँ, इनके साथ ये काम करता हूँ, मैं धन्य हो गया हो जाता हूँ कि ऐसी वीर पुत्री को, ऐसे राम, उनके पिताजी का नाम है राम लखन पांडे, एक हम्म। छोटी सी आरसीएम कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति, जो जिसने अपनी पुत्री को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, ऐसे पिता को मैं नमन करता हूँ। और हमारी बहन बेटियों, यहाँ तक कि मेरी बहन को भी इन जैसी पुत्री के साथ, इन जैसी वीर पुत्री को, सच में झांसी की रानी का लेकिन अवतार है चाणक्य ये। ने एक बात और कही है, अगर माता पिता दुष्ट हो तो उनका भी त्याग कर देना चाहिए। इससे आप कितना सहमत हैं? क्योंकि चाणक्य जी ये भी कह गए हैं कि माता पिता यदि अगर दुष्ट हो तो माता पिता का त्याग कर देना चाहिए, ये चाणक्य ने लिखा है। क्योंकि दोनों तरफ बातें देखिए, क्या होता है कि एक पक्ष ही नहीं, सभी पक्षों पर व्यक्ति को आना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जब मैं बहुत कुछ पढ़ के बैठता हूँ तो मुझे मालूम होता है कि आगे सवालों के उत्तर हमें भी देने पड़ेंगे, और हमारा तो काम पूछना है, क्योंकि हमारा तो सवाल ये आना चाहिए। और ये भी सनातन की ही खूबसूरती है कि ये उसमें साफ साफ दिया हुआ है, माता पिता यदि श्रेष्ठ हैं तो बच्चे को बलिदान भी अपना दे देना चाहिए, लेकिन यदि माता पिता दुष्ट हैं तो त्याग भी कर देना चाहिए। क्योंकि अगर वो त्याग नहीं कर रहा है वो भी अपराध है, वो भी गलत है। जी। तो इसे कैसे आप देखते हैं? पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मेरी माता जी मेरे लिए गुरु हैं। नहीं, मैं आपके ऊपर नहीं आ रहा हूं, मैंने चाणक्य जी की एक बात कही है, और उसमें हम किसी के परिवार और व्यक्तिगत यहाँ पर हम नहीं बैठते हैं। हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप चाणक्य से कितना सहमत हैं, जो चाणक्य जी ने कहा है, ठीक है, उनसे आप कितना सहमत है? मैं आपको उस पर चर्चा और उस पर मैं जानना चाहता हूँ कि आपका क्या मानना है। जी। सहमत भी हूँ, नहीं सहमत भी हूँ, दोनों हम्म। चीजें। नहीं, उन्होंने दुष्ट कहा, उन्होंने कहा कि यदि माता पिता दुष्ट हो तो त्याग कर देना चाहिए। जैसे बहुत सारे हमने देखे माता पिता आतंकवादी निकल जाते हैं, मतलब पिता आतंकवादी निकल गया लेकिन प्रेम इतना है कि उनका फिर जो है फातिहा पढ़वाते हैं। ऐसे बेटे, ऐसी पत्नियां अपने पतिया का फातिहा पढ़वाती है, कब्र में दफनाती हैं। तो ये क्या देश प्रेम तो नहीं हो सकता? मतलब ये तो दुष्टता की पराकाष्ठा हो गई। आतंकवादी किसी का पिता हो सकता है क्या? वो आतंकवादी हो सकता है, अगर उसका कोई धर्म नहीं है तो उसका कोई संबंध भी किसी से नहीं हो सकता। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि जो उन्होंने कहा कि यदि माता पिता दुष्ट हो, दुष्टता का मतलब कि वो समाज के लिए भी घातक हो, परिवार के लिए भी घातक हो, और राष्ट्र के लिए भी। अगर घातक ना हो तो ये लोग घातक कैसे हो सकते हैं? ये तो कहीं ना कहीं जो लोग घातक हैं, जो लोग दुष्ट हैं, वो कहीं ना कहीं किसी के पिता हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के पति हैं, किसी के कहीं ना कहीं संबंधों में तो ये लोग आते ही हैं। कैसे आप देखते हैं? जी। अगर ऐसा कुछ जो चाणक्य जी ने कहा वो बात तो बिल्कुल सत्य है कि दुष्टता वाली बात। अगर ऐसा कुछ अगर लगता है हम्म। कि राज का अपमान हो रहा है, तो मैं तुरंत हम्म। सर पूर्ण रूप से पहले मैं गुरु का त्याग, पहले अपने माता पिता का त्याग करूंगा। मगर हम्म। त्याग जब करूंगा हम्म। तब कि ये लगे कि हाँ, ये अपमान कर रहे हैं हमारे भारत देश का। अगर मेरे हम्म। पिताजी अगर मेरे पिताजी अगर आर्मी से हैं, अगर गद्दारी करते देश के साथ, तो सबसे पहले मैं जी। रिश्ता तोड़ूंगा मैं अपने पिताजी से। ये जी। मैं ओपनली जी। बोल रहा हूँ। जी। पहले मेरे लिए भारत देश जरूरी है, जी। जिनका मैं पुत्र हूँ, जिनके लिए आज वो सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं, इसकी वजह जी। से आज मैं सेफ हूँ। अगर वो उन्हीं से गद्दारी करेंगे तो मैं उनको त्यागने के लिए तरफूं टूटते हैं, जी। क्योंकि संस्कार उन्हीं के मिले हुए हैं मुझे। बिल्कुल। मैं उनसे वो परे परे नहीं हूँ। जी। लेकिन समाज मैं में जब उन्हीं आप देखते हैं कि जो आतंक की दिशा है और जो दशा है जो बदलती जा रही है, बहुत सारे हमारे लोग, जैसे संसद भवन पर हमला करने वाला अफजल गुरु एक प्रोफेसर था, एक इंजीनियर था जो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी था। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इनके अंदर ये सब चीजें कहाँ से आती हैं और कैसे ये लोग सीखते हैं? कैसे देखते हैं आप कि क्या आतंक की कोई जड़ है? इतने पढ़ने लिखने के बावजूद में आधुनिक शिक्षा में और फिर इस शिक्षा में, मतलब क्या अंतर है जो हमारे प्राचीन
भारत की जो पढ़ाई थी, जो शिक्षा थी, वहां जो पढ़ाया जाता था और जो आज जो पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि लोग तो जो प्राचीन समय में हुआ है उसको गलत मान के चल रहे हैं, जबकि प्राचीन भारत में तो 64 कलाएं भी थी, जो मुझे नहीं लगता है कि आज के दौर में किसी को आ रही होंगी। प्राचीन भारत में बहुत कुछ था जो आज लोग खोते जा रहे हैं। लोग यहाँ जो है केवल जो पुराने ग्रंथ हैं, जो भगवान हैं, उन पर सिर्फ टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनको टिप्पणी करने से पहले खुद को भी एक बार शीशे में देख लेना चाहिए। ये जो सूरत भी मिली है वो भी ईश्वर की ही अनुकंपा से मिली है, और कुछ चीजें अलग अगर हो जाएं तो मुझे लगता है कि अगर जैसे लोग कहते हैं कि रक्त खून एक जैसा होता है, खून लाल रंग का है तो लोगों से रिश्ते बराबर के हो जाने चाहिए। तो भाई जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो कभी देखा है आपने कि किसी पशु का खून उसको चढ़ा दिया गया हो? क्यों? पहली उसका बात हरे तो हरे हरे रंग का तो होता नहीं है, उसका भी लाल ही रंग का होता है। किसी मनुष्य को जिस प्रकार पशु का खून नहीं चढ़ाया जा सकता है, उसका कोई तालमेल नहीं है, इसी प्रकार के आप समझते हैं कि जो लोग मानवता के रक्षक नहीं है, जो हिंसक हैं, जो अहिंसक नहीं है, तो ऐसे लोगों को साथ में रखना जरूरी है क्या लेकर? जी, एक नहीं, सभ्य और एक सही समाज में। ऐसे लोगों को जो मानवता के हिंसक है, जो राष्ट्र के हिंसक है, जो भारत देश के हिंसक है, पहली बात तो उनसे उनकी नागरिकता छीन लेनी चाहिए। जी, क्योंकि हमारे देश में गद्दारों के लिए जगह नहीं है। जी, आज गद्दारों की अगर जगह ही है। 75 वर्षों में हमने गद्दारों की ही जगह बनाई है। आप चले जाइए, बहुत सारे क्षेत्र आपको मिल जाएंगे जहां गद्दारी ही यहाँ से शुरू होती है। भारत में आतंकवादी भले पैदा ना हो, लेकिन गद्दार बहुत पैदा होते हैं। चाहे आप ले लीजिए चंद्रशेखर आजाद को, उनको मरवाने वाले भी गद्दार थे। चाहे आप नेताजी के मिशन को आप ले लीजिए, चाहे भगत सिंह को आप ले लीजिए, जितने भी थे गद्दार बहुत ही खूबसूरती से पैदा होते हैं यहाँ। एक तरफ से खेती आप मान लीजिए उनकी अगर हो रही है, मुझे लगता है कि अगर ईश्वर स्वयं अगर ये चीज बताने पर उतरे तो वो भी शर्मा जाएंगे कि हमने ये जो है क्यों भारत में इतना जो है पैदा कर दिया। लोग देशभक्ति, भले ही कुछ लोगों के देशभक्त हो जाने से पूरा राष्ट्र देशभक्त नहीं हो जाता है, और ना तो इस राष्ट्र में इतने हैं। अन्य देशों में मैं ये कहूंगा कि वहां लोग देशभक्त होते होंगे शायद, भारत को कॉपी कर करके, लेकिन आज के दौर में जो भारत में जितने गद्दार हो चुके हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही, घटती नहीं है, क्योंकि उनको जगह यहाँ दी जा रही, जिंदा है। जैसे आप देखिए राम रहीम, एक बलात्कारी, जीवित है अभी तक, उसके ऊपर जो है हत्या का भी जो है आरोप सिद्ध हुआ है, साबित हुआ है। तो ऐसे लोग जिनकी हम पूजा करने के लिए बैठे, जिनके खिलाफ कभी भारत नहीं बंद होता है, अगर राम रहीम को फांसी कल को हो जाए तो आप सोचिए कि भारत में कितना बड़ा मैसेज जाएगा। बड़े बड़े मंत्री घबराएंगे, बड़े बड़े जो है लोग घबराएंगे कि हम बलात्कार के केस में ना फंसे और ना ऐसा कोई कुकृत्य करें। जब उनके विधायक पकड़े जाते हैं तो उनको फांसी देने की बजाय आजीवन देने की क्या आवश्यकता है? क्या जिंदा रख करके होगा? भाई भारत का कैसे खाना पीना खा रहा है? मैं तो ये कह रहा हूँ, दोष साबित नहीं हो तब तक वो, मैं उसे गलत नहीं मानता हूं, लेकिन दोष सिद्ध हो जाए, अदालतें सिद्ध कर रही हैं, आपकी सरकार है, आपकी सरकार में आपके लोग अगर साबित हो रहे हैं तो उनको जिंदा रखने का क्या फायदा है? राम रहीम से हमें कौन सा ज्ञान मिलेगा? क्या वो सिखाएगा? जिसको जिसके भक्त लोग अदालत पर विश्वास ही नहीं कर रहे हैं तो वो उनके भक्त लोग क्या अपने बच्चों को संस्कार सिखाएंगे? एक जी, रेपिस्ट को तो रेपिस्ट की संज्ञा दी जाएगी ना। तो सबसे बड़ी चीज जी, है कि ऐसे लोग जब जिंदा जब तक रहेंगे, धरती के बोझ जब तक, तो यहाँ गद्दार और यहाँ आतंक में यहाँ कोई कमी नहीं है, पूरे सिस्टम में ये चीज व्याप्त जी, है। ऐसे लोगों को खड़े करके गोली मार देनी चाहिए। वो हवाला देते हैं कि अदालत ने छोड़ा है, अदालत ने नहीं छोड़ा है। और कोई व्यक्ति होता है, सिंपल साधारण मुस्लिम होता तो गोली मार दी जाती है उसको। अगर वो जी, राम रहीम की जगह होता तो अब तक मुझे लगता है कि उसका एनकाउंटर करवा दिया गया होता। तो राम जी, रहीम जैसे लोग जो है अभी तक जीवित हैं। आसाराम के ऊपर देखिए बलात्कार साबित हो गया अभी 2-3 दिन पहले। क्या फायदा है? अरे 80 साल का है तो भी लटकाइए ना, मिसाल बने, लोगों में डर पैदा हो, दहशत पैदा हो कि चाहे हम 100 साल के हो जाएं, अगर हमारे ऊपर दोष साबित हुआ तो हम फांसी पर लटकाए जाएंगे। कोई पूरी दुनिया में कुछ ऐसा आप करिए, पूरी दुनिया में ऐसे मापदंड स्थापित करो, ऐसी नीतियां बनाओ, ऐसे कानून बनाओ, जो हम नहीं चाहते हैं कि सरिया जैसे वो हाथ काट दिए जाएं, लेकिन ऐसे भी नहीं हो कि जिनसे लोग डरे ही नहीं कानून से, कानून का तोड़ जानते हो कि अगर 80 साल तक हमारा वकील खींच ले गया तो फिर तो हमें फांसी होगी नहीं और हम तो आराम से मजे में अंदर बैठ के खाएंगे। इस देश के अंदर आईएएस आईपीएस जिसके घर में 1200-2500 करोड़ निकल रहे हैं, जो देश का बलात्कार कर रहा है, ऐसे लोगों को अगर फांसी पर 2-3 आईएएस आईपीएस अगर लटका दिए जाए सरेआम,
नहीं तो मैं कहता हूँ जेल के अंदर ही सही, आईएएस आईपीएस डरेंगे, अपना काम करेंगे। आईएएस आईपीएस आज के समय में क्रीम बोले जाते हैं, लेकिन आइसक्रीम बन के रह गए हैं नेताओं की, चाट रहे खा रहे हैं, उनको एहसास ही नहीं है। दिन रात जो है एक ही काम करते हैं, दिन रात लव जला करके। महीनों बोले क्या कर रहे हैं बेटा, 3 महीने से कमरे से बाहर नहीं निकला। अच्छा ठीक है, क्या करेगा, सरकारी नौकरी करेगा। क्यों भाई सरकारी क्यों करेगा, सरकारी नौकरी में ना काम नहीं करना पड़ता, इसलिए करेगा। अच्छा मतलब इसलिए मेहनत कर रहे हो कि आगे चल के काम आपको नहीं करना पड़े। तो सरकारी नौकरी में जो माता पिता, उनकी सोच ही ऐसी है। किस लिए करेगा भाई सरकारी नौकरी, इसलिए करेगा वहां काम ही नहीं करना पड़ता। तो काम नहीं करना पड़ता, इस चीज के लिए इतनी मेहनत करते हैं बेचारे, इतने सोर्स डालते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, काम नहीं करना पड़े बेटे को, इसलिए। तो आज के समय में लोगों का दिमाग भी वैसा है कि बेटा, अब पता लगे लड़की की शादी के लिए बेटा सरकारी चाहिए उनको। क्यों, क्योंकि उसको काम नहीं करना पड़ता है, सरकारी है, उनको पता है कि सरकारी एक बेटा अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाएगा, हमारी बेटी के साथ नहीं रह पाएगा, लेकिन उनको पता है कि जो हरामखोरी का पैसा आ रहा है, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ मुझे लगता है कि एक्शन होना चाहिए। जैसे कि अभी मोदी जी ने जो पंचवर्षीय, जो 5 वर्ष की 6 वर्ष की जो अग्निवीर योजना स्टार्ट की, इससे मुझे लगता है कुछ बदलाव आएगा। क्योंकि जो लोग 5 से 6 साल की ट्रेनिंग लेकर के आएंगे आर्मी से, वो अनुशासित होंगे, सुबह उठेंगे और देश के प्रति कोई जिम्मेदारी समझेंगे, और वो ये भी जानते हैं कि अगर भविष्य में जरूरत पड़ी तो हम हथियार चला सकते हैं, हम राष्ट्र के काम आएंगे। तो वो वहां शपथ ही लेने नहीं जाएंगे। ये बहुत बड़ी एक मिसाल जो है स्थापित हो रही, तो कुछ ना कुछ तो सरकार कर रही है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन यही जो बेटे और बेटियां हैं, जो आज अंतर देखा जा रहा है, तो इस चीज को कैसे जो है आप देखते हैं कि ये समाज में जो एक बनी हुई है जो अवधारणा है। अभी भी जैसे कुछ लोग ये सोचते हैं कि मेरे घर में बेटी आ गई है, तो लोग अभी भी बेटियों को बोझ समझते हैं, मेरी बेटी कुछ कर नहीं सकती है। तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि यही भारत देश की जो बेटियां हैं, जो आज देश की सेनानी में संघर्ष लड़ रही हैं, देश की सुरक्षा कर रही हैं। बहुत सी ऐसी, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया प्रतिमा पांडे का, जिनका न्यूज चैनल है। ये आज की क्या बेटियां कुछ नहीं कर सकती, कि आज की वही बेटियां हैं जो आज संपूर्ण रूप से घर का किचन चला सकती, चूल्हा चला दे, वक्त पड़ने पर तुम जैसे राष्ट्रों का गला भी काट सकती हैं, दुर्गा, और वक्त पड़ने पर काली का भी रूप ले सकती, चंडी का भी रूप ले सकती हैं। तो पहली बात तो ये कि हमारी बहन बेटियों को, हमारी भारत देश की नारियों को, उन पुरुषों से कहना चाहूंगा जो अभी भी पैर की जूती समझते हैं, उनको एक चीज कहना चाहूंगा, कुछ समझना बंद कर दो। नहीं तो ऐसा दिन आएगा कि तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर पुत्री नहीं, एक राक्षस, एक दानव पैदा होगा। क्योंकि पहले वो माँ बनती, तो उसके बाद किसी की बेटी की, किसी की बहन की, किसी की बहू बनती है। क्यों आजकल देवतागण भी सबसे सर्वप्रथम हमारे राष्ट्र में भी है, धर्म में भी, की माताओं का सम्मान सर्वोपरि करते हैं, नारी कम सर्वोपरि करते हैं। प्रश्न ये है कि जहां भगवा जैसे पवित्र कलर को अगर दीपिका पादुकोण धारण कर लें और कोई भी संत समाज उनको धर्म से निष्कासित ही ना करे, तो ऐसी बेटियां भी तो बेटियां नहीं, आप इनको मानते हैं बेटियां हैं। सनी लियोनी जैसे लोग जो है इस देश के अंदर आकर के स्टार बन जाते हैं, बॉलीवुड उनको अपना लेता है, फिल्में करने लग जाते हैं। तो ये क्या बेटियां हैं क्या, आप कैसे इनको देखते हैं? इनको तो मैं तो बेटियां नहीं मानता हूं, मैं तो अपने खुले मंच पर जो है कह रहा हूँ। और मैंने हमेशा भी विरोध किया है कि ऐसे लोगों को पाकिस्तान भेजने की जरूरत नहीं है, इनको हिंदुस्तान में घुसने ही कौन दे रहा है। ऐसी सरकारों को तोड़ दो, ऐसे सरकारों को तोड़ना भी चाहिए, और ऐसी पार्टियों को छोड़ना चाहिए जो लोग विरोध न कर सके। एक व्यक्ति का वीजा कैंसिल कैसे नहीं कर सकते आप? ये लोग समाज के खिलाफ जा रहे हैं, और इनके लिए तो देखिए, इनके लिए ना तो मुसलमान उतरेगा ना तो सिख उतरेगा, क्योंकि जो लोग उतर रहे हैं उनसे यही निवेदन है कि आप कम से कम उनकी आप फिल्में अपने परिवार के साथ बैठ के देख सकते हो, तो वो लोग आ जाएं, उतर सकते हैं तो उतरिए आप उनके पक्ष में। तो बात ये है कि इनका विरोधाभास बहुत जरूरी है। इस बार बॉलीवुड में 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ, मैं ये कहता हूं कि बहुत कम नुकसान हुआ। नेस्त नाबूद जब तक नहीं हो जाता तब तक इसके पीछे पड़े रहो, क्या दिक्कत है भाई? साउथ में कम से कम फिल्में तो अच्छी आ रही हैं, सिनेमा अच्छा आ रहा है। जो साहित्यकार गंदा लिख रहा है उसको पढ़ना छोड़ दो, जो गलत बोल रहा है उसको लिखना पढ़ना दोनों छोड़ दो। आप जलाइए, आपको किसने, जब इस देश में रामचरितमानस जैसा ग्रंथ जलाया जा सकता है, तो जो गंदी फिल्में आ रही हैं उनकी सीढ़ियां नहीं फूकी जा सकती हैं क्या? आप विरोध तो कर सकते हैं, किसी व्यक्ति विशेष का भी विरोध कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जरूरी है कि हर जगह लोग जागृत हों। जो इनके बेटियां पैदा हो गई हैं, मैं भी एक बेटी का पिता हूं,
तो मैं दर्द समझता हूँ, तकलीफ समझता हूँ कि समाज में कैसे जो है एक पिता उस समय अपने आप को देखता है, जब वो देखता है कि एक बेटी के साथ ऐसा हो गया, 25 टुकड़े हो गए, 35 टुकड़े हो गए, 25 टुकड़े हो गए, उसका शोषण हो रहा है। तो मुझे तो कहीं ना कहीं इसलिए सोचना पड़ रहा है कि मैं एक बेटी का पिता हूं, लेकिन ये भी जरूरी है कि इनके लिए सरकारें कब सोचेंगी। अगर वो बे औलाद हैं तो उनको ये समझना चाहिए, अगर उनको तकलीफ उनके अंदर अगर आ रही है, केवल हिंदुत्व का नाम लेकर के सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास अगर ये कर रहे हैं, तो भैया फिर इसके लिए कांग्रेस अच्छी थी। कांग्रेस रही जितने वर्ष, तब तक कोई धर्म ग्रंथ नहीं चला, ये तो मानते हैं ना। 75 वर्षों में कभी रामचरित मानस छोड़िए आप, रामचरित मानस के पन्ने को भी यहाँ चाहिए हो, रामचरित पढ़ने वाले को कभी बोला तक गया हो, आप वो सन बता दीजिए और वो व्यक्ति आप बता दीजिए। इन्हीं लोगों ने भले विरोध किया हो। तो यही भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जब जल रही है, तो इन्हीं का एक व्यक्ति इनके पार्टी से निकल करके चलाता है और सपा को साफ कर देता है। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव तो अलग चीज है, उनको कौन बुद्धि देने वाला है, लेकिन जिस तरीके से ये एजेंडे चलाए जा रहे हैं, तो इनकी पार्टी में क्या अनुशासन जो है सिखाया जाता होगा। मतलब ये है कि इनकी पार्टी में कोई व्यक्ति जुड़ जाए, लेकिन वो सीखता कुछ नहीं है, सिखाया जाता ही नहीं है। अगर सिखाया जाता तो स्वामी प्रसाद मौर्य क्या क्यों सीख नहीं सकता था, इतने वर्ष जुड़े रहने के बावजूद उसके दिमाग में गोबर के अलावा कुछ आया ही नहीं। पहली बात तो आपने भी एक अच्छा कहा है कि दीपिका पादुकोण, सलीम यानो को आप बेटी समझते हैं। मैं इनको बेटी समझता हूँ, इनको भी समझता हूँ इनको बेटी। पहली बात इनको भाजपा नहीं समझता मैं। दूसरी चीज की सबसे बड़ी गलती हमारी है कि हम जैसे जो आजकल उत्तर प्रदेश में भी आपको मालूम है कि हमारे लखनऊ क्षेत्र के अंदर एक फिल्म सिटी बनने जा रही है। हमारे जो आइकन जो हीरो हैं, जो आपस में लड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, जो आपसी में जो लड़के हैं जो कहते हैं मुझे दीपिका पादुकोण चाहिए, तो पहली बात तो मेरे भाई, जब आप इनकी पिक्चरें देखोगे, लोग क्यों नहीं देखते रामायण, लोग क्यों नहीं देखते। एक दौर ऐसा भी था जब आजादी का दौर था, तो लोग कहते थे कि स्टार कौन है, बोले नेताजी। बोले स्टार कौन है, इस समय जो है सेलिब्रिटी कौन है, गांधी जी। उस समय सेलिब्रिटी चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। लोग डरते थे अपने बच्चों से कि कहीं हमारा बच्चा, हमारा बेटा कहीं भगत सिंह के रास्ते पर न चल पड़े, हमारा बेटा कहीं चंद्रशेखर आजाद न बन जाए, कहीं हमारा बेटा। आजादी सब चाहते थे, लेकिन ये भी डरते थे कि हमारे घर का ना बने, पड़ोसी के बच्चे का भले जो है भगत सिंह बन जाए। लेकिन वो फिर भी ठीक था, डर था। लेकिन ये है कि अगर एक बार बन गया तो कम से कम फक्र होता था। आज वो माता पिता, वो परिवार, वो कम से कम फक्र महसूस कर पा रहे हैं। उनको आज ही नहीं, जब तक ये धरती रहेगी तब तक उनके परिवारों को और उनके नाम को सम्मान मिलेगा। तो वो सेलिब्रिटी थे। आज जिन रास्तों पर लोग जा रहे हैं और जिस तरीके से नाम निकल के आ रहे हैं, वो आप देखिए। हमने लिखना और पढ़ना छोड़ दिया है। गांधी जी को, सुभाष जी को, भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को, इनको सबको लिखना और पढ़ना दोनों चीजें छोड़ दी हैं। कौन कविताएं लिखता है, गाने लोगों में मस्त हैं। पहले क्या होता था कि राष्ट्रभक्ति की किताबें आती थी, लोग पढ़ते थे बहुत मन से। मुझे नहीं लगता है कि वर्षों वर्ष लोगों को हो जाते होंगे अगर वो एक बार भी गीत गुनगुनाते हों। हर रोज निकल जाता है। अरे आप रामायण, रामचरितमानस, ये सब कुछ मोबाइल पर अगर सुन सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, फिल्में देख सकते हैं, तो अगर 23 जनवरी को, मैं कहता हूँ 23 मार्च को, जो भगत सिंह की शहादत का दिन है, उस दिन आप 3 घंटे की मूवी भी परिवार के साथ बैठ के देख लो, क्या दिक्कत है। सुबह को नहीं, शाम को देख लो कि आज ये हुआ था। परिवार को भी दिखाओ, अगर परिवार भूल रहा है, पिता भूल गए हैं, माता भूल गई है, तो उनको दिखाओ कि आज जो है भैया घर में ये हो गया था, 23 मार्च को ये हुआ था, ये जो लोग मना रहे हैं ना, ये आप देखिए। तो मुझे लगता है कि वो परिवार देखेगा। जहां माता पिता भूल रहे हैं, वहां बच्चों की जो है ये जिम्मेदारी है कि वो अपने माता पिता को, परिवार को दिखाएं, तो उनके अंदर भी साहस बढ़ेगा। वो कहेंगे कि हाँ ये देखो, ये बहुत देखा जाना जरूरी है। तो वो समाज में वो चीज दिखाओ। खुदीराम बोस की कहानी दिखाओ। मंगल पांडे की जब जन्म तिथि या उनकी पूर्ण तिथि आई, तो आए तो परिवार के साथ बैठ करके मंगल पांडे की फिल्म देखनी चाहिए, लोगों को प्रेरित करना चाहिए। मैं हमेशा अलग बातें करता हूँ, इसलिए लोग मुझे कहते हैं कि आप हमेशा अलग बोलते हैं और अलग कुछ चीजें आप बताते हैं। शायद बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सीख पाते हैं। बस यही वजह है कि मैं ये कहता हूँ कि ये मत सोचो कि ये केशव पंडित ने कहा है। मैं सोचता हूँ कि यही चीज कॉपी करो और आगे बढ़ाओ, लोगों को बताओ, उनको बोलो कि भाई आज 23 मार्च है, कुछ ऐसा ग्रुप बनाओ कि आज कितने लोग अपने परिवार के साथ बैठ के ये मूवी देख रहे हैं। मुझे भी स्क्रीनशॉट जरा भेजें अपने परिवार के साथ बैठ करके कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। एक बार परिवार के साथ बैठ के देखें, फिर पूरे परिवार का रिव्यू लें कि आपको, पिताजी आपको कैसा लगा ये मूवी देख करके। फिर वो बताएंगे कि हमको मूवी देख के क्या लगा। ठीक है, माता से पूछें, अपने भाइयों से पूछें, अपने मित्रों से पूछें, वो लोग बताएंगे आपको कि कैसा लगा। फिर वो आप रिव्यू आप डालिए अपने फेसबुक पर, ट्विटर पर, उसको आप करिए, उनसे कहिए कि हमने 23 मार्च को हमने तो याद किया।
हम दुनिया को नहीं जानते, हमें लोगों का नहीं मालूम है, लेकिन हमने याद किया। तो 365 दिन में हर दिन कोई ना कोई शहीद या फिर जन्म हुआ है। इन 365 दिन में हम 10 मिनट का समय दे सकते हैं, और लेकिन जो महान लोग हैं उनको तो दे ही सकते हैं डेफिनेटली। गांधी जी पर हम टिप्पणी करने से पहले गांधी जी को भी हमें पढ़ना चाहिए, गोडसे पर कोई टिप्पणी करने से पहले हमें गोडसे को भी देखना चाहिए। उनकी मूवी आप देखिए, क्योंकि मूवी समाज का आईना है, ऐसी मूवी देखी जानी चाहिए। रानी झांसी की रानी की मूवी आप देखिए, आप देखिए राणा प्रताप जी की, आप देखिए अकबर की, आप देखिए बहादुर शाह जफर को, आप देखिए। जब मुगलों पर भी लोग कहते हैं तो मैं कहता हूं कि बहादुर शाह जफर जो है वो अंतिम एक शासक थे जिनके ऊपर 1957 का केस हुआ था और उनको रंगून भेज दिया गया था। उन्होंने किताब लिखी थी, उनकी लास्ट जो एक शायरी है कि तेग शमशीर बजेगी, शायद लंदन तक बजेगी तेग हिंदुस्तान की। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने उनकी ही मजार पर मत्था टेका था पहली बार रंगून जब गए थे। तो उन्होंने कहा था कि वो बहुत ही वीर योद्धा है जो 80 वर्ष का होने के बावजूद अंग्रेजों से नहीं आ रहा। तो हमें इन लोगों को पढ़ना और देखना चाहिए। लोग चाहे जिसकी बुराई करें, लोग कहें कि बहादुर शाह जफर मुगल था, मुसलमान था, क्या फर्क पड़ता है? आप उनको देखिए, उनको आप पढ़िए, महसूस कीजिए, खुद की रगों में आप महसूस कीजिए कि आप उनको, अब हम अपने बुजुर्गों को, हम अपनी आजादी के पुरोधा योद्धाओं को, उन पर हम कैसे कोई टिप्पणी कर सकते हैं जिनका आजादी में सोचने भर का योगदान रहा हो? उनको हमें पहले देखना चाहिए। सावरकर पर जो लोग बोल रहे हैं उनको हमें सीखना चाहिए। आप कैसे देखते हैं कि समाज में क्या ये वास्तविक है? परिवार के साथ बैठ करके ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं? पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि यूट्यूब पर सब कुछ उपलब्ध है। शाम को कभी महीने में एक आध जयंती पड़ती है जो बड़े किसी महान योद्धा की होती है, तो बैठ के देखें, रिव्यू लें, ना भी लें तो भी कोई दिक्कत नहीं, कम से कम देखें। परिवार समझेगा कि यार बैठ के लोग देख रहे हैं। जी, पहली बात तो ये कि जैसा कि आपने कहा है कि आजकल लोग नई जनरेशन की मूवी देख रहे हैं, क्रांतिकारियों को मूवी। पहली बात तो ये कि मैं आप खुद एक छोटी शुरुआत करने जा रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि बात मैं करूंगा कानपुर महानगर से और नोएडा, मतलब पूरे भारत देश तक लेके जाऊंगा। जितने छोटे कस्बे हैं जिसमें काशी विश्वनाथ की नगरी, गाजीपुर, बसेवा गांव, जितने क्षेत्र हैं गांव के, ग्राम के, गोरखपुर, 26 रिपब्लिक डे हो या क्रांतिकारी कोई भी दिन होता है, उस दिन मेरी तरफ से एक प्रोजेक्टर उस गांव में जरूर चलेगा। हमारे ट्रक की गाड़ियां जरूर घूमेंगी। अरे आपको नहीं देखना है, हमारी देने जाएंगे, हमारी गाड़ियां जाएंगी। अगर नहीं जाना है, हमारी आज के गाड़ियों में प्रोजेक्टर लगा देते हैं लोग। आप लोगों को नहीं देखना है, कम से कम अगर आप उनके विचार के लिए अगर आप 2 मिनट खड़े होकर सुनेंगे तो उनको, ये मेरा सबसे बड़ा पूर्णतः विधान रहेगा कि मैं हर गांव में हमारी गाड़ी, और कोशिश करूंगा कि आपके चैनल का लोगो हो और पूर्ण रूप से आपका नाम और हमारा नाम, मेरा नाम जरूरत नहीं है, ताकि लोग समझें कि हर अगर युवा आगे आ रहा है तो आपको भी आगे आना पड़ेगा। कम से कम आज क्रांतिकारी जो आज हमारे वीर जवान, हमारे देश के क्रांतिकारी है, उनके लिए सोचने की तैयारी आप लोग करनी पड़ेगी। और शुरुआत में आपको बताना चाहूंगा चैनल से, मैं ग्राम सेवा गांव गाजीपुर क्षेत्र से करूंगा। जी, चलिए, एक दूसरे की बात है, और मैं समझूंगा कि एक शायद इतने क्रांतिकारियों में कोई ना कोई तो भगत सिंह जैसा बन रहा है, कोई ना कोई तो नेताजी जैसा बन रहा है, क्योंकि आज की जो लड़ाई आजादी की है वो हमारी लड़ाई जो है उस पर लोग अगर खरे उतर रहे हैं। और मैं हमेशा इसलिए लोगों को सही रास्ते पर चलने की सलाह देता हूँ, जो रास्ता बहुत ही सरल है, जिसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। आपका जो समय है, बस कीमती समय में से थोड़ा समय निकालना है, उससे आपका परिवार भी आपको समझेगा। किसी मूवी को देखने की बजाय आप बाद में भी देख सकते हैं, उस दिन आप कम से कम उनको देख करके घर में पुण्यतिथि जैसा अगर मनाएंगे, या उनकी जयंती आ गई तो उस दिन अगर आप त्योहार की तरीके से आप एंजॉय करेंगे, इनकी वजह से तो हम आजाद हुए यार, आज तो कुछ नया होना चाहिए, आज नहीं। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसे मिशन हो, कुछ ऐसी चीजें हो जो लोग कम से कम समझें और उनको याद करें। 4 परिवार होंगे, उससे 8 सीखेंगे, 8 से 16 सीखेंगे, और यही वजह है कि हम लोग शुरुआत नहीं करना चाहते। हम देखते हैं कि हमारे लिए मोदी और योगी की तस्वीरें घरों में होनी चाहिए, हमारे लिए कमल का फूल होना चाहिए। भैया, हम कमल के फूल के झंडे से नहीं, हम आजाद हुए, हम आजाद हुए आजाद हिंद के झंडे से। हमारे घर में तिरंगा भले ही दूसरे नंबर पे लगा हो, लेकिन आजाद हिंद का झंडा पहले नंबर पर होना चाहिए, और उसके साथ तिरंगा लहराना चाहिए। तो आजाद हिंद का झंडा और तिरंगा जब दोनों एक साथ लहराएंगे
और फिर आप केसरिया लगाइए, आप कोई भी झंडा लगाइए, हर झंडा स्वीकार है, लेकिन सबसे पहले आजाद हिंद का झंडा, जिससे बड़ा कोई झंडा नहीं है। और वो झंडा जिसकी वजह से आज हम आजाद हैं, जिसकी वजह से हमें तिरंगा मिला है, हमें हमारा झंडा मिला है, तो जिस झंडे की वजह से जो हमारा फ्लैग मिला है उसका पहले सम्मान होना चाहिए। और वो पहले जो है हमेशा हमारे लिए पूजनीय, आदरणीय वो होने चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से हम आजाद हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कि तुषार, आप जो है बढ़ते हुए नए यूथ में आप शायद एक नया आइकॉन आप जो है बनेंगे और स्थापित करेंगे कुछ ना कुछ नया, क्योंकि आप जैसे लोग जब चल पड़ते हैं तो फिर मंजिलें बताने वाले भी बहुत सारे लोग मिलते चले जाते हैं और मंजिलें बनती हुई चली जाती है और पीछे पीछे लोग सीखते हुए चले जाते हैं, कारवां बनता चला जाता है। जी, कोई अपील आप यूथ से या फिर उत्तर प्रदेश के लोगों से, भारत के लोगों से, प्रशासनिक अधिकारियों से, या इस देश के समाज सेवी संगठनों से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से, राजनेताओं से, साहित्यकारों से, या इस देश के तमाम विभिन्न वर्गों में जो लोग काम कर रहे हैं, विभिन्न वर्गों में हैं, जातियों में हैं, धर्मों में हैं, उनसे कोई अपील अगर आप करना चाहें कविता फाउंडेशन की तरफ से, आप अपने हिंदी समन्वय समिति की तरफ से, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप कर सकते हैं। जी, पहली बात तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हमारे सभी, सबसे छोटा हूं मैं, और सबसे बड़ी बात ये कि धर्म क्षेत्र के लिए कार्य कर रहा हूं और आप सभी का आशीर्वाद मिला तो मैं आगे बढ़ता रहूंगा। तो पहले तो हमारी माताओं बहनों को चरण स्पर्श नमन करता हूं, उनको आपके चरण नमन करता हूं। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं आप हमारे भाई के तरीके मार्गदर्शक के हमारे यहाँ से बैठ के लाइव देखते हूँ। पहले तो आपको नमन करता हूँ कि आप जिस घराने से हैं उस घराने में लोग जन्म लेने के लिए 10 बार सोचते कि काश मैं उस जगह पुत्र हूँ। और सुभाष चंद्र बोस की फैमिली से और चीजें होना सबसे बड़ी बात कि पहले तो मैं आपको नमन करता हूँ, आपके चरण स्पर्श करना चाहूंगा, वंदन करना मेरा चाहूंगा। सदैव आपके साथ में स्नेह मेरा है और मेरा सदैव जो है आशीष आपके साथ में ही है कि आप सदैव आगे बढ़े। हमारी समिति, हिंदुत्व समन्वय समिति और हमारे सभी हिंदू परिवारों की तरफ से एक चीज मैसेज करना चाहूंगा कि अब हमारे युवाओं को भटकाओ नहीं, अब युवाओं को जगाओ और आपस में लड़ाओ नहीं कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम ये हैं। अब उनको ये दिखाओ कि हम एक भारतीय नागरिक हैं, हम एक राष्ट्र सेवक हैं। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो किसी गरीब बेटी की या किसी गरीब परिवार को, एक परिवार को अगर आप गोद लोगे तो जीवन का सबसे बड़ा पुण्य, उससे बड़ा पुण्य मानवता को तो मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं हो सकता है। और आजकल जो हमारे बुजुर्ग, हमारे दादाजी सम्मान, हमारे जो जैसे लोग हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि आप अगर कुछ कर सकते हैं तो हमारी देश की बहन बेटियों को, हमारी देश की बेटों को सर्वोच्च ऐसे संस्कार दीजिए, ऐसे दीजिए इस आज वो मानवता के लायक बने, आपस में लड़े नहीं। जी। और दूसरी चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक गांव की छोटी सी पुत्री, जिसका नाम मैंने आपको अभी उनकी आईडी दिखाया, मैं चाहता हूँ कम से कम उनके पिताजी को और उस पुत्री को आपके चैनल के माध्यम नमन अभिवंदन हो जाए, बधाई हो जाए कि ऐसी पुत्री होना बहुत जरूरी है समाज में बहुत। और जिनको मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में भारत देश के प्रधानमंत्री जी और भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की तरफ से उनको पत्र, बधाई पत्र भी प्राप्त हुआ, जिसका मैं ट्वीट आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा। जी, ओके, शुक्रिया। हमारे साथ में आज के खास मेहमान थे तुषार शुक्ला, जो राष्ट्रीय धर्म प्रचारक भी हैं, हिंदू समन्वय समिति के और संस्थापक अध्यक्ष भी हैं कविता फाउंडेशन के, जो लगातार समाज सेवा में जो है लगे रहते हैं और हिंदुत्व की आवाज भी उठाते रहते हैं और धर्म की बात भी। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। जय हिंद। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज, खबरों की दुनिया का नया बाजीगर ईशा पंडित।